हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब भी कभी हम किसी बिजनेस को करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हम इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, हमसे कहीं ना कहीं रूल का वायलेशन हो जाता है और जब रूल का वायलेशन होता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसी तरीके की सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, इन परेशानियों से बचने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जब इस वीडियो को आप देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमें लेबर डिपार्टमेंट के कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जिसकी वजह से हम इन परेशानियों से बच सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी अगर आपको बहुत अच्छी लगे और बहुत ही यूजफुल लगे, बेनिफिशियल लगे, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इससे पुराने वाले वीडियोस के अंदर हम जो एक्ट हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, वो हम बात कर चुके हैं एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में। हम इसके अलावा बात कर चुके हैं इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में भी दोस्तों मैं आपको 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए डिफरेंट पॉइंट के बारे में पूरा विस्तार से बता चुका हूं। एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए मैं उसके पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी डिटेल जानकारी दे चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों पुराने वीडियोस में हम बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड भी जितनी भी जरूरी जानकारियां हैं वो हम समझ चुके हैं, वो भी 6 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड भी हम दोस्तों पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बारे में, 7 के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। तो दोस्तों आज देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं या हम मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड कौन से पॉइंट को समझने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 8 के बारे में समझने वाले हैं। सो दोस्तों देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट नंबर 8 है मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड, ये हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनसे रिलेटेड वो हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं, हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो नंबर 1 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग वो हमसे पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं, वो है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं वो एक्ट है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो एक्ट है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन करते हैं वो एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं वो एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके बिजनेस का, आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो एक्ट है चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर एक्ट। चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट।
दोस्तों इससे पुराने वीडियोस में हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, पूरा विस्तार में समझ चुके हैं 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। इसके अलावा दोस्तों एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए हम उसकी पूरी विस्तार से जानकारी ले चुके हैं। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे एमपी मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों चूंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। दोस्तों हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हो सकता है कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो ये दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा, आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये बिहार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, पूरा विस्तार में समझ चुके हैं। इसके भी दोस्तों मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस दिए हैं, 6 डिफरेंट वीडियोस। इसके अलावा दोस्तों मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड भी हम पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 एंड 7 के बारे में भी पूरा डिटेल में समझ चुके हैं कि उसके अंदर हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड पॉइंट नंबर 8 के बारे में। मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर दोस्तों हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड भी पूरी डिटेल में बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये समझेंगे कि इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग हमें लेबर डिपार्टमेंट के कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है। और लास्ट में दोस्तों जब मेरे फ्यूचर वीडियोस चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट से संबंधित आएंगे तो वहां पर भी हम ये पूरा समझेंगे कि जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट है उनसे रिलेटेड कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे लिए प्रोहिबिटेड है, किस चीज को हमें करना है, किस चीज को दोस्तों नहीं करना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट के बारे में हम पूरा विस्तार से समझेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इन वीडियोस को नहीं देखते हैं, इन वीडियोस को मिस करते हैं, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूल के बारे में हो सकता है कि आपको जानकारी हो या जानकारी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं किसी जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। दोस्तों अगर इस वीडियो के अंदर दिए गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगे, बहुत ही महत्वपूर्ण लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जब दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो इस तरीके का एक फॉर्म वो आपको देकर के जाते हैं। कंप्लीट इंस्पेक्शन करने के बाद में, पूरी जानकारी फिल करने के बाद में, तो दोस्तों ये जो फॉर्म है इसका ये पेज नंबर 1 है। इसके बाद में इसका एक पेज और भी है, वो हम अगले स्लाइड पे उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस पेज को समझ लेते हैं कि इस पेज में आखिर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरे के पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद में, डिटेल फिल करने के बाद में वो आपको देकर के जाएंगे। तो समझते हैं दोस्तों। देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, निरीक्षक का नाम, यानी कि वो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर साहब जो इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। जिस पर्टिकुलर डेट में इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो डेट लिखी जाएगी यहाँ पे। जिस टाइम पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो टाइम भी दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा। जिस प्लेस पर इंस्पेक्शन हो रहा है वो प्लेस भी लिखा जाएगा। जैसे कि दोस्तों कि ये वीडियो मैं भोपाल शहर से बना रहा हूं, तो अगर ये इंस्पेक्शन भोपाल में हो रहा है तो वो यहां पे इसको भोपाल लिख करके जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है कि अधिनियम का नाम, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 6 डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो हर एक एक्ट के लिए, इंस्पेक्शन के लिए वो अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट के अंदर, हर एक एक्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट है जिनसे रिलेटेड वो इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये दोस्तों जो आप फॉर्म देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा फॉर्म, इसके अंदर दिए गए सारे के सारे पॉइंट केवल और केवल एक एक्ट से रिलेटेड हैं, और वो एक्ट है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट। आगे समझते हैं दोस्तों। यहां पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, जिस नाम से आप बिजनेस रन कर रहे हैं, जिस नाम से शॉप, होटल या कोई फैक्ट्री रन कर रहे हैं, वो डिटेल आ जाएगी। आपके कंपनी की ईमेल आईडी यहां पर लिखी जाएगी, आपके कंपनी की ईमेल आईडी आ जाएगी, आपकी कंपनी का मोबाइल नंबर दोस्तों यहां पर आ जाएगा। जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा। और जिस तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस भी यहाँ पर लिखी जाएगी। हो सकता है कि दोस्तों आप कोई होटल रन कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर रन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री रन कर रहे हैं, कोई हो सकता है अम्यूजमेंट पार्क हो या कोई वाटर पार्क हो, या आपके कोई भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस हो। तो जिस भी तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस लिख दी जाएगी। जैसे कि हो सकता है एग्जांपल के लिए ले लेते हैं दोस्तों कि आप किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे फैक्ट्री लिख करके जाएंगे। आपके कंपनी के जो ऑनर हैं उनका पूरा नाम और उनका एड्रेस यहां पर लिखा जाएगा दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों आपकी कंपनी के अंदर टोटल कितने लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, मेल और फीमेल अलग अलग कितने वर्कर्स हैं, वो डिटेल यहां पर लिखी जाएगी। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि अगर आपके यहां पे जो मेल वर्कर हैं वो टोटल मिलाकर के 40 वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो महिलाएं हैं वो भी टोटल मिलाकर के 40 काम कर रही हैं, तो टोटल इनका आ जाता है दोस्तों 80। इस तरीके से करके वो यहां पर डिटेल लिखेंगे। दोस्तों नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जो इंस्पेक्शन लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी करते हैं वो ऑनर की प्रेजेंस में ही किया जाता है, लेकिन किसी वजह से हो सकता है कि कभी वो जो कंपनी के ऑनर हैं वो अवेलेबल ना हो, तो जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं क्या वो अपना काम नहीं करेंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं है। तो लेबर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, वो अपना काम करने के लिए आए हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही, तो वो भले ही ऑनर के एब्सेंस में हो। तो अब ये इंस्पेक्शन किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा? तो वो कंपनी के कोई अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, कोई कंपनी के ब्रांच मैनेजर हो सकते हैं, कोई मैनेजर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जिसकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट पर हैं ये पोस्ट भी लिखी जाएगी कि उनकी प्रेजेंस में ये प्रॉपर इंस्पेक्शन किया गया। अब दोस्तों इस फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से लेकर के 13 तक के पॉइंट हैं। अब चूंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इन सारे के सारे पॉइंट को, क्योंकि वो भी सिंपली एक ही एक्ट के अकॉर्डिंग है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग ये 13 पॉइंट है। इसके अलावा 2 पॉइंट और अगले पेज में भी हैं। तो इतने सारे पॉइंट को एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना तो दोस्तों पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों इसीलिए आपके बेनिफिट के लिए मैंने इसके अलग अलग वीडियोस बनाए, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट के संबंध में जो भी जरूरी जानकारी है विस्तार से आपको वो समझ में आ पाए, पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के ही पॉइंट नंबर 8 के बारे में। उसको डिटेल में समझेंगे कि ये जो पॉइंट नंबर 8 है हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। तो दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी पूरा इंस्पेक्शन करते हैं तो पूरा रिकॉर्ड चेक करने के बाद में, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में, वो इन कॉलम्स के अंदर कहीं पर तो वो यस लिख करके जाते हैं, कहीं पर वो यस लिख देंगे, कहीं पर वो नो लिख देंगे, कहीं पर वो यस लिखते हैं, कहीं पर नो लिखते हैं। तो आपको दोस्तों क्या लगता है कि कहां पे वो यस लिखेंगे, कहां पे नो लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि जो रूल आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, जो उनको रिकॉर्ड चेक करने के बाद में लगता है कि आपकी कंपनी ने इस रूल को फॉलो किया है, तो उस जगह पर वो यस लिख करके जाएंगे। और कहीं पर हो सकता है दोस्तों कि कोई रूल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा हो, तो उस जगह पर वो नो लिख करके जाएंगे। दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि यार हमारी कंपनी तो यार सारे रूल को फॉलो करती है, तो फिर वो नो क्यों ही लिखेंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि कहीं ना कहीं हमसे कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि रूल की जानकारी न होने की वजह से हमसे एक छोटा सा वायलेशन हो जाता है, और वायलेशन अगर होगा तो दोस्तों हमें क्लैरिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब हमने लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी मिल गई, वो कॉपी ला करके हमने अपने ऑफिस की फाइल में लगा दी। हम ये सोच करके बैठ गए कि हमने तो रूल को फॉलो किया। जी नहीं दोस्तों, ये कंप्लीट रूल फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि एडिशनली एक रूल और भी है, और वो रूल ये कहता है कि आपको इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी को आपको अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर एक विजिबल प्लेस पे लगा करके रखना है। वो विजिबल प्लेस, वो प्रोमिनेंट प्लेस आपके ऑफिस की कोई वॉल हो सकती है, कोई आपका नोटिस बोर्ड हो सकता है, कोई पिलर हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा प्लेस, ऐसा प्रोमिनेंट प्लेस जिसको कि एम्प्लॉइज देख सकें, या फिर कोई जब अदर पर्सन या कोई लेबर इंस्पेक्टर आपके ऑफिस में इंस्पेक्शन पे आते हैं तो वो जगह उनको दिखाई दे। ऐसा विजिबल प्लेस होना चाहिए जहां पर कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी लगा के रखनी है। बट दोस्तों आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आपने इसकी कॉपी को तो लगाया नहीं। जब आपने नहीं लगाया तो दोस्तों यही आपसे क्या हुआ, एक रूल का वायलेशन हो गया। और अगर रूल का वायलेशन हुआ तो फिर आपको परेशानी तो दोस्तों होगी ही होगी, आपको दिक्कतें तो होंगी। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि ताकि आपको इस तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, इसीलिए मेरे जो भी वीडियोस आ रहे हैं इस लेबर लॉ से संबंधित, इन सारे के सारे वीडियोस को देखें और एंड तक जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगा कि हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कौन सा रूल फॉलो करना है और किस तरीके से उस रूल को फॉलो करना है, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड हमको मेंटेन करने हैं। और दोस्तों अगर इन वीडियोस को देखने के बाद में इसमें दी गई जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आगे समझते हैं दोस्तों, ये तो इसका जो हम मिनिमम वेजेस एक्ट की बात कर रहे हैं, इसका ये पेज नंबर 1 था। अभी हम इसके पेज नंबर 2 को समझते हैं कि पेज नंबर 2 पे ऐसी कौन सी जानकारी दी गई है। देखिए दोस्तों, ये पेज नंबर 2 है। यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों का कथन दर्ज किया गया।
मतलब दोस्तों यहां पे सीधा ये कह रहा है कि जो लेबर इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं वो आपके जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉइज से मिल करके उनसे बात करके वो रिकॉर्ड यहां पे मेंटेन करेंगे, उस रिकॉर्ड को नोट करेंगे। तो क्या क्या चीजें हैं जो कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे सबसे पहले तो देख रहे हैं यहां पे आपको यहां पे सीरियल नंबर ही है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है दोस्तों कि केवल वो एक ही एम्प्लॉय से पूछेंगे, वो 2, 5, 10 कितने भी एम्प्लॉय से वो पूछ सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या है दोस्तों, श्रमिक का नाम एवं पता, यानी कि जो एम्प्लॉय है उनका नाम पूछा जाएगा, उनका एड्रेस पूछा जाएगा, वो किस तरीके के वर्क को करते हैं। वो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं, हो सकता है कि वो सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, या हो सकता है वो किसी प्रोडक्शन यूनिट में हो, यानी कि जिस भी यूनिट में जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो लिखा जाएगा। कार्य की अवधि, कितने टाइम से वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई कहे 6 महीने, कोई कहे 1 साल, कोई कहे 2 साल। तो जो भी डिटेल वहां बताते हैं एम्प्लॉय से पूछ करके ही लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इन कॉलम्स में इनको फिल करेंगे। इसके बाद में वर्किंग आवर्स क्या है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के, हो सकता है कि कोई कहे कि भैया मेरे 9 से 5 हैं, कोई कहे कि मेरे 10 से 6 हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट भी होती है दोस्तों, तो अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी उनके टाइम अलग अलग हो सकते हैं। तो ये उनसे पूछ करके लिखा जाएगा यहाँ पे। साथ में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितना वेतन दिया जा रहा है, उनकी सैलरी कितनी है, ये भी एम्प्लॉय से पूछने के बाद में ही यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद में लास्ट में उस एम्प्लॉय के सिग्नेचर भी लिए जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहां पे 2 पॉइंट और भी हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक टेबल यहां पर दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों ये जो टेबल है ये किस चीज की टेबल है, ये टेबल हमें क्या बता रही है। तो दोस्तों इस टेबल के अंदर जो गवर्नमेंट है, खास तौर से मैं आपको बता दूं कि ये एमपी गवर्नमेंट की बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइडेड मिनिमम वेजेस अमाउंट है वो यहां पर बताई गई है, और वो भी किस पर्टिकुलर डेट में, वो 1 अक्टूबर 2024 से। दोस्तों यहां पे 2 चीजों को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों को, कि एक तो है कि जो डेट में बात कर रहा हूं, दूसरी चीज ये एमपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई ये मिनिमम वेजेस की रेट हैं। आप अदर स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, हो सकता है कि आप इस वीडियो को 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद देखें। तो आप 2 चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा कि एक तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इन मिनिमम वेजेस की अमाउंट को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और दूसरा जिस टाइम पर आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि आप किसी अदर टाइम पर देखें तो ये रेट चेंज हो चुके हों। अब हम यह समझ लेते हैं कि यहां पे ये जो मिनिमम वेजेस रेट हैं वो क्या क्या दिए गए हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने 4 कैटेगरीज डिसाइड की हैं आपके वर्कर्स की। तो वो 4 कैटेगरीज क्या हैं, यहां पर दोस्तों देख पा रहे हैं। अकुशल यानी कि जो अनस्किल्ड लेबर है, आपके यहां पे जो अनस्किल्ड एम्प्लॉय है, एक आपका हो गया स्किल्ड एम्प्लॉय, एक हो गया आपका सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय, और एक हो गया हाई स्किल्ड एम्प्लॉय। ये 4 कैटेगरीज डिसाइड की हैं गवर्नमेंट ने, इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आपको उनको सैलरी पे करनी है। अब यहां पे जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए जो मिनिमम वेजेस रेट तय किए गए हैं वो 393 रुपीज पर डे तय किए गए। मंथली अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो 10,225 आ जाता है। जो आपके स्किल्ड लेबर हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड मिनिमम वेजेस हैं वो 479 रुपीज पर डे हैं, और मंथली कैलकुलेट करें तो वो 12,460 रुपीज पर मंथ है। दोस्तों ये मिनिमम वेजेस हैं, इतने तो आपको देने ही देने हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ्री है, इससे ज्यादा जितना मर्जी आप देना चाहें उतना दे सकते हैं, बट इससे कम 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं। अगर आप सोचें कि मैं 393 न देकर के मैं केवल 390 रुपीज दे दूं राउंड फिगर में, तो नहीं हो सकता, वो रूल का वायलेशन हो जाता है। तो इतना आपको मिनिमम पे करना जरूरी है। सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए क्या है, 426 रुपीज पर डे, और अगर हम मंथली कैलकुलेट करते हैं दोस्तों तो ये आ जाता है 11,082 रुपीज। अगर हम हाई स्किल्ड लेबर की बात करते हैं या हाई स्किल्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका 529 रुपीज पर डे, और मंथली कैलकुलेशन में आ जाता है दोस्तों 13,760 रुपीज। ये दोस्तों पूरा का पूरा ब्रैकेट जो मैंने आपको बताया 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, ये ऑल इंडिया में सेम ही रहता है। लेकिन ये जो रेट बताए हैं मैंने आपको, जो मिनिमम अमाउंट बताई है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है एंड टाइम टू टाइम वेरी कर सकती है। हो सकता है जैसे भी ये मैंने 24 का रेट लिखा है अक्टूबर का, हो सकता है कि आपने मान लेते हैं जुलाई मंथ में आप देख रहे हैं वीडियो और 2025 में, तो ये रेट बदल चुके हो सकते हैं, तो उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे एक चीज और भी लिखी हुई है, उपरोक्तानुसार उल्लंघन के संबंध में। अब ये उल्लंघन कैसे हुआ? उल्लंघन दोस्तों ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2024 को ये मिनिमम रेट आपके तय किए हैं।
अब आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप अपने पुराने ही रेट पे चले हुए हैं, उसी रेट को पे कर रहे हैं, तो यहीं पर रूल का वायलेशन हो जाता है। एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि जो आपका अनस्किल्ड लेबर है उसको 10,225 रुपीज आपको पे करने हैं, कब से? 1 अक्टूबर 2024 से, लेकिन आप उसको केवल 8,000 ही पे कर रहे हैं। इसका मतलब 2,225 रुपीज आप उसको कम पे कर रहे हैं। जनवरी मंथ में लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, उन्हें पता चलता है कि आप तो केवल 8,000 पे कर रहे हैं, तो अब ये 2,225 रुपीज का जो डिफरेंस है तो वो आपको उस एम्प्लॉय को पे करना होगा, और उसी को बोलते हैं हम एरियर। तो एरियर के साथ में उसको आपको पेमेंट करनी होगी, और अगर ये वायलेशन हुआ है तो इसका आपको क्लैरिफिकेशन भी देना होगा, और क्लैरिफिकेशन के लिए लेबर डिपार्टमेंट आपको सर्टेन टाइम देगा। सपोज कीजिए कि उसने 7 डेज का, 10 डेज का या 5 डेज का टाइम दिया, तो इतने दिनों के अंदर उस एम्प्लॉय को वो जो डिफरेंस है, जो एरियर है, वो पेमेंट करने के बाद में प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में जो आपका लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहां पे आपको ये एक्सप्लेनेशन सबमिट करना रहेगा। पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद में इसमें जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी फिल करने के बाद में इंस्पेक्शन के बाद में ये इस फॉर्म की इसके अंदर जो लास्ट में जो लेबर इंस्पेक्टर है वो अपने सिग्नेचर करेंगे, आपके कंपनी की एक सील भी लगवाई जाएगी, और साथ में जिन पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया गया था उनके सिग्नेचर भी दोस्तों यहां पर लिए जाएंगे। पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद में इसकी एक कॉपी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी, और दूसरी कॉपी दोस्तों वो अपने पास रखेंगे लेबर अधिकारी। आगे समझते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 8 के बारे में। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं ये है आपका पॉइंट नंबर 8। अब ये पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है? श्रमिकों का हाजिरी कार्ड। हाजिरी कार्ड बोले तो अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस आपका जो कार्ड है, अटेंडेंस कार्ड की बात कर रहे हैं, और वो रूल कौन सा लगता है? 31(1) के अंतर्गत प्रदान, यानी कि आपको एम्प्लॉइज को ये अटेंडेंस कार्ड देना जरूरी है। प्रोवाइडिंग अटेंडेंस कार्ड्स टू वर्कर्स एज पर रूल 31(1). तो रूल 31(1) के अकॉर्डिंग आपको अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको अटेंडेंस कार्ड देना जरूरी है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 रिक्वायर्स, यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जरूरी हो जाता है कि एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ देयर एम्प्लॉइज, कि वो अपने एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड को मेंटेन करें, इंक्लूडिंग द वर्क दे परफॉर्म। साथ में क्या चीज रिकॉर्ड मेंटेन करनी है? कि यहां पे वो किस तरीके के वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, एंड द वेजेस दे रिसीव, कि वो कितना वेजेस रिसीव कर रहे हैं। ये तो पॉइंट है ही है, बट यहां पे जो हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 8, ये क्या कह रहा है? मिनिमम वेजेस मध्य प्रदेश रूल के अकॉर्डिंग रिक्वायर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड, कि इनके लिए जरूरी हो जाता है एम्प्लॉयर्स के लिए टू प्रोवाइड अटेंडेंस कार्ड। आपको हर एक एम्प्लॉय को अटेंडेंस कार्ड देना जरूरी है टू एम्प्लॉयज इन सर्टेन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी आपके अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयमेंट हैं उन सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉइज को ये अटेंडेंस कार्ड देना जरूरी है। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? द मिनिमम वेजेस मध्य प्रदेश रूल 1958, तो इसके अकॉर्डिंग रिक्वायर एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड अटेंडेंस कार्ड, जो अभी मैंने बताया कि आपको अटेंडेंस कार्ड देना जरूरी है उनको, टू एम्प्लॉयज इन द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट। मतलब केवल यहां पर एक एक्सेप्शन दिया गया दोस्तों, कि अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी काम में हैं, इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई वर्क है, तो वहां पे आपको ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड नहीं देना है। बाकी जितने भी और किसी भी तरीके की कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, उन सब के अंदर आपको ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड देना जरूरी है। एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कार्ड फॉर फ्री। अब यहां पे जो एम्प्लॉयर कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो ये फ्री देना है, आपको उनसे कोई चार्ज नहीं लेना कि आपको पर कार्ड या पर मंथ चूंकि कार्ड दिया जाना है तो हर महीने आपने उनसे उस कार्ड के लिए 100 रुपीज चार्ज किए या 200 चार्ज किए। नो, आप कोई चार्ज नहीं पे मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगाएंगे उस कार्ड के लिए, आपको ये कार्ड फ्री देना होगा। एम्प्लॉय कीप्स द कार्ड। अब ये कार्ड किसके पास रहेगा? एम्प्लॉय के पास रहेगा फॉर द मंथ, ये कंप्लीट मंथ के लिए वो अपने पास ही रखेंगे।
और मंथ कंप्लीट होने के बाद में जब एम्प्लॉयर उनसे मांगेंगे तब उनको वो दे देंगे। एंड देन रिटर्न टू द एम्प्लॉयर, और उसके बाद में मंथ कंप्लीट होने के बाद में ये एम्प्लॉयर को रिटर्न किया जाएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपकी जो अटेंडेंस है उसको नोट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसीलिए ये अटेंडेंस कार्ड है एम्प्लॉयर के द्वारा हर एक एम्प्लॉय को देना जरूरी है और उसको एम्प्लॉय पूरे महीने अपने पास में संभाल करके रखेंगे। आगे समझते हैं एम्प्लॉयर रिकॉर्ड्स एंट्रीज। अब यहां पे एम्प्लॉयर इस कार्ड के अंदर जो एंट्रीज करेंगे वो एम्प्लॉयर ही करेंगे, जो भी डिटेल्स होंगी ऑन द कार्ड ईच डे, और ये हर एक दिन करनी है। यानी कि जब एम्प्लॉय आपके ऑफिस में काम करने के लिए पहुंचता है उस समय पर उससे कार्ड लेकर के उसमें जो भी जरूरी जानकारी है, किस समय एम्प्लॉय आया, किस समय गया, ये डिटेल उसके अंदर मेंटेन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ द एम्प्लॉय। और ये रिकॉर्ड जो लिखा जाएगा कार्ड के अंदर एम्प्लॉय की प्रेजेंस में ही लिखा जाएगा, क्योंकि जब एम्प्लॉय की प्रेजेंस में ही, सपोज कीजिए वो 10 बजे पहुंचा, आपने वहां पे 10 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी। अब आपने कार्ड लेकर रख लिया, एम्प्लॉय तो आया 10 बजे, आपने उसके अंदर लिख दिया 10:30 या 11, आपने 1 घंटे का उसके ऊपर चार्ज लगा दिया या उसकी सैलरी में से कटौती कर दी, तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसीलिए एम्प्लॉय की प्रेजेंस में ही उस कार्ड के अंदर जो एंट्रीज है वो करनी जरूरी है। एम्प्लॉय मस्ट प्रोड्यूस द कार्ड व्हेन रिक्वेस्टेड। अब ये एम्प्लॉय को कार्ड देना जरूरी है, वो प्रोवाइड करेगा कब, जब एम्प्लॉयर आपसे मांगेंगे। और वो एम्प्लॉयर कब मांगेंगे, मंथ एंड में मांगेंगे, क्योंकि उस कार्ड के बेसिस पे ही, आपके उस अटेंडेंस कार्ड के बेसिस पे ही उस एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड होनी है, मतलब कैलकुलेट होनी है। इफ द एम्प्लॉय लूजेस द कार्ड, अब किसी वजह से एम्प्लॉय से ये कार्ड लूज हो जाता है, देन एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड अ न्यू कार्ड। तो एम्प्लॉयर को जरूरी हो जाता है कि उसको एक नया कार्ड प्रोवाइड करें, एंड दैट टू विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। ऐसा नहीं कि वो कार्ड आप जो 6 महीने बाद दे रहे हैं या 2 महीने बाद दे रहे हैं, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ये कार्ड, दूसरा कार्ड उसको इश्यू करना जरूरी है। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। पूरी रिसर्च करने के बाद में जितनी भी जरूरी जानकारी है इस वीडियो के अंदर मैंने डाल दी है इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड। दोस्तों, वैसे तो पूरे कंट्री के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ रूल के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आपकी कंपनी में 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो ये जो 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है ये भी दोस्तों अलग अलग जगह पर अलग अलग वेरी कर सकता है। हो सकता है कहीं पर ये 50 से ज्यादा लोगों पर एप्लीकेबल होता हो, या कहीं पर हो सकता है कि ये 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता हो। तो इसलिए दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के इन सारे के सारे रूल्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी रूल को गलत समझने की वजह से या गलत रूल को फॉलो करने की वजह से आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि हमारा इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी रूल्स हैं हम उनको आपको प्रॉपर्ली समझा पाएं, जिसकी वजह से आपको इन रूल्स को समझने के बाद में आपके द्वारा कोई भी रूल का वायलेशन ना हो और आप अपने आप को इस तरीके की सारी परेशानियों से बचा पाएं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के बाद में अगर उसके बाद में भी आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो दोस्तों आप हमको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या आप अपनी क्वेरीज को हमको हमारी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। तो हमारी ईमेल आईडी है दोस्तों legal@pabbly.com। तो दोस्तों हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको सॉल्व करने की हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो, बहुत ही बेनिफिशियल लगी हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे जो फ्यूचर वीडियोस आने वाले हैं उनसे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपके द्वारा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।